तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आए हैं आज भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बायोगैस प्लांट लगाने की तकनीक पर जानकारी, गन्ने की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन, धान में लगने वाले रोगों और कीटों का नियंत्रण, गन्ने की फसल इस समय बढ़वार ले चुकी है। ऐसे में तेज हवाओं से गन्ने की फसल का गिरने का खतरा बना रहता है। साथ ही कुछ खरपतवार भी फसल की बढ़वार को रोकते हैं, जिससे उत्पादन कम मिलता है। इसीलिए इस समय गन्ने में कुछ प्रबंधनों को करने की जरूरत है। वो कौन कौन से हैं कार्य, आइए जानते हैं एक कृषि अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह से। किसान भाइयों, हम आज चर्चा करेंगे बावक गन्ने की फसल का प्रबंधन किस तरीके से करें। किसान भाइयों, वर्तमान में जो समय चल रहा है, इस समय जिन किसान भाइयों ने जो नाइट्रोजन की मात्रा शेष बचती है बिजाई के समय में, वो मात्रा पूरी नहीं की है, तो किसान भाई जल्दी से जल्दी बावक गन्ने में उस नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी कर दें। और किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि गन्ना अब आपका जो फसल है गन्ने की, वो कम से कम आपकी 10-12 फीट की ऊंचाई की हो गई है। तो ऐसे समय में गन्ने के गिरने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। बरसात के मौसम में हवाएं चलती रहती हैं और पानी भी बरसात के कारण पानी भी रहता है। तो ऐसे मौसम में किसान भाइयों, जो हमारा गन्ना है उसके गिरने का खतरा रहता है। तो ऐसे में गन्ने की बंधाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो किसान भाई जल्दी से जल्दी अपने गन्ने की बंधाई का कार्य करा लें, जिससे कि गन्ने को गिरने से आप लोग बचा सकते हैं। गन्ने की जो बंधाई का कार्य है किसान भाई, उसमें ध्यान रखने की बात यह है, जो नीचे की 3-4 होती हैं तो वो सूखी पत्तियां हो जाती हैं और ऊपर का जो पार्ट हरा रहता है। जो बच्चा होता है, जो नए कल्ले निकले हुए होते हैं, छोटे कल्ले होते हैं किसान भाइयों, बंधाई के समय में वो ना बंधने पाएँ, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने की बंधाई में सबसे शुरुआत में जो लाइन का गन्ना होता है, लाइन का लाइन में ही और मेढ़े का मेढ़े में ही गन्ना बंधना चाहिए। ज़्यादा दूर का गन्ना एक साथ नहीं बंधना चाहिए। और लगभग ये जो पहली बंधाई होती है, ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई के आसपास आप लोग बंधाई करानी चाहिए या करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही बंधाई कर लेते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद, या यूं कह लीजिए जब उसके बाद 3-4 पत्तियां ऊपर निकल जाती हैं गन्ने की, तो उस समय पर आप लोग जो 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों, एक लाइन इधर की होती है, एक इधर की, दोनों लाइनों को किसान भाइयों यदि आप लोग आपस में मिला के बांध देंगे, कैंचीनुमा बांध देंगे, तो गिरने का खतरा फिर कम हो जाता है। और जब ये दूसरी बंधाई में कैंची लगाते हैं किसान भाई, और तीसरी जो बंधाई होती है, तो तीसरी बंधाई में 2 मेढ़े एक लाइन के और 2 मेढ़े एक लाइन के, तो 4 मेढ़े हो जाते हैं किसान भाइयों गन्ने के। और 4 मेढ़े बिल्कुल जैसे 4 पाए के 4 पाए होते हैं, इस तरीके से मजबूत हो जाते हैं। यदि इस तरीके से गन्ने की बंधाई किसान भाई आप लोग कर लेते हैं, तो कितनी भी हवा चल जाए तो उसमें वो गन्ना नहीं गिरेगा, क्योंकि चारों तरफ से उसको सपोर्ट मिल जाती है। इस तरीके से 3 बंधाई करने पर किसान भाइयों गन्ने की जो उपज है वो बहुत अच्छी मिलती है आप लोगों को। जो किसान भाई
लापरवाही करते हैं और गन्ने की बंधाई समय से नहीं करते हैं और उन किसान भाइयों का गन्ना हवा आती है गिर जाता है, तो उन किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये दूसरी बात ये है, जो गिरा हुआ गन्ना होता है किसान भाइयों, उसको उसमें चूहे की समस्या रहती है, चूहा नुकसान पहुंचाता है आप लोगों को। और दूसरी बात किसान भाइयों ये है, जब आप उसकी छिलाई करते हैं, गन्ने की जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई में भी आप लोगों को समस्या आती है। और दूसरी बात, जब आप लोग लोड करते हैं ट्रॉली में, भैंसा बोगी में, तो तब भी वो मुड़ा तुड़ा गन्ना होता है किसान भाइयों। तो आखिर तक आप लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। यदि आप लोग समय से गन्ने की बंधाई कर लेंगे और समय से ये सारा 2-3 बंधाई पूर्ण कर लेंगे, तो आपका गन्ना नहीं गिरेगा और इन सारी समस्याओं से आप लोग निजात पा जाएंगे। जो गन्ने की बावक फसल है या पैडी फसल है गन्ने की, उस फसलों में जो बेल आप लोगों की होती है, कस्क्यूटा स्पीशीज का ये प्लांट होता है, तो इसमें जो बेल होती है वो शुरुआत से ही उगती है, लेकिन शुरुआत में किसान भाई गन्ने में इंटरकल्चर करता है तो उस टाइम पर निकालता रहता है, निकल जाती है। लेकिन कुछ पौधे गन्ने के जो मेहड़ों के बीच में होते हैं किसान भाई, वो छूट जाते हैं किसी कारण से, तो वो बाद में जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से फैलकर वो गन्ने के काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है और वो ज़्यादातर गन्ने पर लिपट के चलता है और ऊपर जो जितना भी एरिया होता है किसान भाइयों, पत्तियों का जो होता है पूरा का पूरा झुंड सा बना लेता है। तो इस तरीके से उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी गन्ने के खेत में बेल की समस्या है और हवा आ जा रही है, अगर कुछ कम एक जगह को गिरना होता है तो बेल के कारण वो एक दूसरे से लिपटा होता है गन्ना, तो किसान भाई वो सारा का सारा एक साथ गिर जाता है और उसको किसान भाई उठा भी नहीं पाते हैं। इंटरकल्चर तो सबसे बेस्ट उपाय है इसका, क्योंकि उखाड़ते जाइए, जो भी आप लोगों को बेल का पौधा अपने खेत में दिखे तो उसको उखाड़ देना चाहिए। किसान भाई यदि इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो गन्ने की फसल से ज़्यादा उत्पादन आप लोग ले सकेंगे और आप लोगों को इस गन्ने की फसल से बहुत अधिक फायदा होगा। धन्यवाद। आज के इस आधुनिक युग में हम भले ही चाहे जितनी भी तादाद में अनाज या फिर सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत तो पड़ती ही है। इसके लिए हमारे अधिकतर किसान जंगल की लकड़ी पर निर्भर रहते हैं, जिसकी आजकल बहुत किल्लत है, या फिर एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर रहने की जरूरत है, जो कि काफी महंगी है। इसीलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट या फिर गोबर गैस प्लांट किस तरह से बनाएं, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। अन्नदाता कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति में आप देखिए। किसान भाइयों, तो आज हम बात करते हैं कि बायोगैस को हम अपने घर में कैसे लगाएं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं विचरा रखी है, जिसमें कृषि विभाग भी इसके लिए कुछ लोगों की मदद करता है। तो मैंने भी जब सुना तो मैं भी विभाग के पास संपर्क में आया और मैंने भी बायोगैस लगाने का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। सबसे पहले तो हमें अपने जहाँ पे हमारा किचन हो उससे 100 मीटर के दायरे में एक खड्डा तैयार करना पड़ता है, जिसकी नीचे 8 फुट डूंगा 8 बाई 8 का एक खड्डा तैयार किया जाता है। उसमें मटेरियल ऐसे है कि नीचे पत्थरों से मिलाया जाता है, ऊपर उसके ईंटें लगाई जाती है, 400-500 ईंट ऊपर हमारी लगती है। और जब हम गोबर डालेंगे तो यहाँ से गैस चलेगी और हमारी सीधे किचन में पहुँच जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम की इनपुट की। जो इसमें 3 खाने होते हैं इसके, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक सिलेंडर। तो जब हम सिलेंडर में गोबर कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आओ बात करते हैं। जो इनपुट का हमने ये बनाया हुआ है, इसमें 4 बाल्टी गोबर की सुबह डाल दो और 4 बाल्टी इसके अंदर पानी की डाल दो और इसको मिलाओ। ये थोड़ा पतला सा होना चाहिए, ऐसे बहुत गाढ़ा ना हो जैसे अंदर जाने में से कोई दिक्कत ना हो। जब हम इसमें गोबर डालते हैं, 4 बाल्टी गोबर की डाल दी, 4 पानी की डाल दी, उसका घोल बना के हमने इसको ढक्कन को निकाला और वो सीधा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के धो धा के साफ़ कर देना चाहिए। कि हम इनपुट में जो गोबर डाला वो बाहर कैसे आएगा, उसके लिए एक हमने ये
आउटलेट बाहर बनाया हुआ होता है, जिसके बीच में ऐसे गोबर होकर हमारा बाहर निकलता है। फुट से हमारा गोबर सीधा सिलेंडर में जाएगा, सिलेंडर से हमारी गैस बनेगी, वो सीधी हमारी रसोई में जाएगी, हमारे सिलेंडर से गैस अंदर चले जाएगी और जो उसका वेस्ट होगा वो सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने से इसमें एक बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद जो है तैयार हो जाती है, जो हम खेतों में डालते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। जैसे खेतों में इसको डालेंगे तो बहुत अच्छी खाद का काम देती है। जैसे हम दूसरी खादें यूज़ करते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे फसल जो है बहुत अच्छी होती है। अपने घर में ज़रूर लगवाना चाहिए, इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जो हमारा गोबर है वो खेतों में जाता है तो खेतों में भी 6 महीने के बाद उसकी खाद तैयार होती है, उससे पहले वो खेतों को ख़राब करता है। तो इसके लिए जब हम इसमें गोबर को यूज़ करते हैं और उससे जो गोबर निकलता है वो हमारा 15-20 दिन में ही 40-45 दिन के अंदर अंदर ही हमारी जो खाद जो अच्छी तैयार हो जाती है, जिसको खेतों में डालने से खेतों की उपज बढ़ती है और ज़मीन को बहुत उपजाऊ करता है। जो जैसे हम केमिकल नाइट्रोजन यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे हमें बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मिनरल होते हैं। तो नंबर 2, इससे हमारा चूल्हा चल पड़ता है। चूल्हा जैसे हमने गैस सिलेंडर लेना है, आज एक में 1000 रुपये का सिलेंडर आता है, तो वो हमें नहीं लेना पड़ेगा, उसकी हमें बचत हो जाएगी। खाना बहुत अच्छा बनेगा अंदर जाके, कोई इसका खतरा नहीं है, बहुत आसानी से वो चलती है और आसानी से वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे जो है प्रदूषण से भी बचत हो जाती है, धुआं नहीं हमारी आंखों को लगता है। और ऊपर से सरकार भी इसके लिए बहुत सहयोग दे रही है। इसमें 50% आधी रकम सब्सिडी में वो दे देती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और आगे कार्यक्रम में आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, कितना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की रोपाई का कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका है और फसलें 20 से 40 दिन की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं। बरसात के कारण फसल पर पत्ती मोडक कीट और कुछ रोगों का प्रभाव कहीं कहीं देखा जा रहा है। तो इस पर नियंत्रण किस तरह से पाएंगे, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह से। आजकल मैं देख रहा हूँ धान की खेती में बहुत ही ज़्यादा एक जुड़ई लगी हुई है, जिससे पूरे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। हजारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद होने जा रही है। इसमें क्या इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसकी पत्तियां ऊपर से सफ़ेद होती हैं और शाम को जो है कीड़ा ये बहुत तेज़ी से इसको पत्ती को खाता है और पत्ती को लपेट देता है। इसका नाम है पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करने के लिए 3-4 दवाएं हैं, उनमें से कोई भी दवा हमें अगर मिल जाती है उसको हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कारपेट एक दवा का नाम है। ये 100 ग्राम का एक पैकेट आता है जो 120 रुपये का है, लगभग 1200 रुपये किलो इसका रेट है। और 60 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा को घोल करके उसका स्प्रे करना है।
स्प्रे करने से ये जुराई एकदम खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर ये नहीं मिलती है तो मोनोक्रोटोफॉस एक दवा होती है, ये 850 1 हेक्टेयर में हम घोल करके इस दवा का हम स्प्रे कर देंगे। अगर वो भी नहीं मिलती है तो एक दवा और है क्लोरोपाइरिफॉस। क्लोरोपाइरिफॉस अगर दवा हमें मिल जाती है, पानी में उसको घोल करके 1 हेक्टेयर में हम उसका स्प्रे कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको रोकने के लिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसका स्प्रे किया जाए। अब बरसात अगर हो गई तो जुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तब तक बरसात नहीं होगी, तब तक ये प्रॉब्लम इसमें रहेगी। तो जुराई को कंट्रोल करने के लिए ये 2-3 दवा मैंने बताई है, किसान भाइयों इसको विशेष ध्यान रखते हुए इसका स्प्रे करें। और जुराई के अलावा इसमें आप देख रहे हैं धान में ब्राउन कलर के स्पॉट एक हो जाते हैं, ये ब्लास्ट आई के आकार का एक सिम्टम्स होता है। एक धब्बा होता है, पहले ब्राउन होगा, फिर बीच में से वाइट कलर का हो जाएगा। इससे ये बीमारी लगने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे बोलते हैं ब्लास्ट। ये ब्लास्ट बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर ये ब्लास्ट फैल गया तो बहुत किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम एक बेवेस्टिन नाम की एक दवा आती है, वो फंजीसाइड है, उसको 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके हम उसका स्प्रे कर देंगे। ब्लास्ट के अलग एक ब्राउन स्पॉट एक बीमारी होती है, वो भी अभी इसका लगने का सीजन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दवा है हमारी मैनकोजेब दवा का 2.5 ग्राम दवा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके हम उसका स्प्रे कर देंगे तो हम ब्राउन स्पॉट्स की बीमारी से भी हम छुटकारा पा लेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। यह मेरी तुलसी की सिमसौम्या वैरायटी जो कि तेल वाली है, इसकी नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए आधा किलो बीज की ज़रूरत होती है। किस्मों के अंतर्गत केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ के प्रयासों से कुछ उन्नतशील किस्मों का विकास किया गया है। खेती के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ सीमैप से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर इस प्रकार है। और आधा किलो बीज के लिए 100 स्क्वायर मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। नर्सरी करने के लिए दोमट भूमि ज़्यादा बढ़िया होती है। 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन में नीचे से 1 किलो DAP, 40-50 किलो गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट पहले से मिला देते हैं। 1-1.5 मीटर चौड़ी और 5-6 मीटर लंबी क्यारियाँ उभरी हुई बना लेते हैं, उस पर बीज डाल देते हैं। बीज आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बारीक बीज होता है। और ऊपर से पुआल से हम ढक देते हैं और ये नर्सरी लगभग 6 दिन या 1 हफ्ता में जम करके तैयार हो जाती है। अब नर्सरी
में खरपतवार उसके साथ साथ उगाते हैं, इसलिए नर्सरी में 3 निराइयाँ ज़रूरी होती हैं। छोटे छोटे खरपतवार हाथ से उखाड़े जाते हैं। उपजाऊ भूमि है तो 25 दिन में, नहीं 30-32 दिन में नर्सरी रोपने योग्य हो जाती है। तुलसी की फसल लगाने से पहले किसान भाइयों को खेत अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। खेत की जुताई के समय 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी प्रकार भूमि में मिला देते हैं तथा उर्वरक के रूप में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग रोपण के समय तैयार खेत में करते हैं। मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा, जब नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाती है तो लगभग उसकी लंबाई 4 से 5 इंच हो जाती है। पौध उखाड़ने के उपरांत पौधों को फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम से जड़ों को उपचारित करना चाहिए। रोपाई के लिए शाम के समय में रोपाई करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि रात में पौधा स्थापित हो जाता है। और पौधों की रोपाई हेतु 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन तथा 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए रोपाई का कार्य करते हैं। इस प्रकार 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु लगभग 50,000 पौधों की आवश्यकता होती है। पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अगर पानी नहीं बरस रहा है, रोपाई के बाद एक हल्का पानी लगा देना चाहिए। बरसात उपरांत 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद उसकी एक निराई ज़रूरी होती है। एक निराई के बाद 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया डलवा देना चाहिए। इसके बाद 2 निकाय गुड़ाई क्रमशः 1 माह के अंतराल पर करनी चाहिए। प्रत्येक निकाय गुड़ाई के उपरांत यूरिया की 50 किलोग्राम मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। कीट बीमारियां वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन एक छोटी रोएदार सूंडी लगती है ऊपर, जिसके लिए रोगार एक दवा आती है या कोई कीटनाशक लेकर के एक स्प्रे कर देने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। और एक पड़दाग रोग, पत्ते पीले पड़ने के बाद काले पड़ जाते हैं, उसके लिए पहले से डाइथेनियम 45 का छिड़काव कर देना चाहिए। और ये फसल 75 से 80 दिन में कटने लायक हो जाती है। 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 किलो तेल प्राप्त हो जाता है। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है। तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके
इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है। अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र कोई भी, बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता है उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल दें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें, और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है। दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना। तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव, कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं। और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना, और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना जब तक वो फसल फल दे रही है। या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं। पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त रहेगा और कीड़ा बीमारी नहीं लगेगा तो उत्पादन, स्वतः ही उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो उत्पाद आएगा वो भी जैविक रहेगा और बीमारी रहित और रासायनिक तत्वों के रहित रहेगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्मी कंपोस्ट की देखभाल पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।